हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पर स्वागत करता हूं। चलो अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से करवाना था। पहली क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 तक करवाए गए थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है उपसर्ग बताइए और अतीन्द्रिय यानी उपसर्ग किसका बताना है, अतीन्द्रिय का उपसर्ग बताना है। ठीक है ना, किसका, अतीन्द्रिय का। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रहे हैं। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है अति, बी में अतो, सी में आ और डी में अथ है। तो यानी 21 में क्या हो जाएगा, अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अति उपसर्ग हो जाएगा क्या, यानी ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बा उपसर्ग किसमें है, यानी ये जो शब्द दिए गए हैं, बदबू हो गया, बदौलत हो गया, बदनाम हो गया और बदहजमी हो गया, इसमें पूछा गया है कि बा उपसर्ग किसमें है, यानी इन चार ऑप्शन में से किस ऑप्शन में बा उपसर्ग है। तो यहाँ पर बदौलत में हो जाएगा, किसमें, बदौलत में बा उपसर्ग हो जाएगा। अगर बदौलत का देखो संधि विच्छेद करोगे, बा धन दौलत, यानी उपसर्ग के बाद मूल शब्द बनना चाहिए, यानी उपसर्ग निकालने के बाद मूल शब्द बचना चाहिए। और बाकी में अगर बाकी का संधि विच्छेद करो तो उसका मूल शब्द नहीं बच रहा है। यही एक ऐसा शब्द बदौलत है जिसका मूल शब्द बच रहा है, यानी बा धन दौलत, यानी दौलत एक सार्थक शब्द है, इसलिए यहाँ पर बा उपसर्ग किसमें होगा, बदौलत में होगा, यानी बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, दुकाल में कैसा उपसर्ग है, यानी दुकाल एक शब्द है, उसमें पूछा है कि इसमें किस प्रकार का उपसर्ग है। अब देखो, उर्दू या उर्दू का उपसर्ग है, या फिर फारसी का उपसर्ग है, या फिर हिंदी का उपसर्ग है, या फिर अरबी का उपसर्ग है। देखो अभी ये इसके उपसर्ग नहीं बताए गए कि उर्दू के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, फारसी के उपसर्ग कौन है, हिंदी के कौन कौन है और अरबी के कौन कौन। ये उपसर्ग मैं लास्ट वाली PDF में डाल दूंगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा शब्द दुकाल है। दुकाल एक कैसा शब्द है, दुकाल हिंदी का शब्द है। तो यहाँ पर स्वाभाविक है किसका उपसर्ग हो जाएगा, दुकाल हिंदी का। दुकाल में कैसा उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है, यानी 23 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जैसे दुकाल हो गया, और इसके अन्य शब्दों की बात करें तो जैसे दुकाल के बाद दुबला हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार के बहुत शब्द आ जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 के यानी सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि प्रत्याशा शब्द में कौन सा शब्द, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, यानी प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये पूछा है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन आ। देखो शब्द प्रत्याशा है तो यहाँ पर अ उपसर्ग तो होगा नहीं, ये पहले काट दो। प्रा ये हो सकता है, प्रति हो सकता है, प्रत्या हो सकता है कि नहीं, यानी प्रत्याशा का संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद के बाद यानी लास्ट में जो शब्द बचे वो सार्थक शब्द बचना चाहिए। तो ठीक है ना, यानी मूल शब्द, सार्थक शब्द या मूल शब्द बचना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाए, प्रतिधन आशा यानी प्रत्याशा। तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग हो जाएगी, यानी सी इज द राइट आंसर होगा, यानी 24 का सी राइट आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला, यानी बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का, यानी ये जो बद उपसर्ग है ये बुरे शब्द में प्रयोग होता है। ठीक है, बुरे अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है ना। कैसे, ये बुरे अर्थ में कैसे प्रयोग होता है, जैसे बदनाम हो गया, बदकिस्मत हो गया, बदमाश हो गया, ये शब्द बुरे शब्द हैं। ठीक है, बदबू हो गया, ये शब्द बुरे शब्द हैं, ये सभी बुरे शब्द हैं। इसलिए इसमें बद उपसर्ग किस भाषा का है, तो यहाँ पर किस भाषा का हो जाएगा। देखो संस्कृत भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, उर्दू फारसी भाषा का और हिंदी भाषा का। तो यहाँ पर बद है तो बद हिंदी भाषा का तो शब्द नहीं है, यानी यहाँ पर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, यानी उर्दू फारसी का हो जाएगा। किसका, उर्दू और फारसी का हो जाएगा। जितने इस प्रकार के शब्द होंगे वो उर्दू फारसी शब्द होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इनमें से
किस में निर उपसर्ग नहीं है, यानी ये उपसर्ग है निर है, इस प्रकार लिखा हुआ है निर, इस प्रकार लिखा हुआ है। ये पूछा गया निर उपसर्ग नहीं है, यानी किसी 3 में निर उपसर्ग है, ठीक है ना, और एक में नहीं है, तो वही पूछा है कि किसमें निर उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर शब्द पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है, तो किसमें निहि, शेष, निर्देश, निर्बल और निर्वाह, तो यहाँ पर किसमें निहि धन निहि शेष में निर उपसर्ग नहीं है, किसमें निहि शेष में, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ए इज द राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, क्या कह रहा है, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, उर, उत, उव और उप, कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहाँ समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में, तो क्या कौन सा उपसर्ग होगा, यहाँ पर होगा समीप, छोटा तथा गौण के उपसर्ग में के अर्थ में कौन सा उपसर्ग होगा, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहाँ पर उप उपसर्ग होगा। क्या उप मतलब जैसे होता है प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाध्यापक, तो प्रधाना से उप प्रधानाध्यापक छोटा होता है, प्रधान से उप प्रधान छोटा होता है, तो यहाँ पर हो गया उप। यही पूछा, तो समीप, छोटा, गौण, तो यहाँ पर उप हो जाएगी, यानी डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है परिक्रमा में उपसर्ग है, यानी एक शब्द है ये परिक्रमा, उसमें पूछा उपसर्ग है। अब परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग, ऑप्शन दे रहा है आ, पा, पर और परि, ठीक है ना। तो परिक्रमा में क्या कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर परिक्रमा में परि उपसर्ग हो जाएगा, यानी डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 28 का डी इज द राइट आंसर होगा। अब जैसे इनके अन्य शब्दों के बारे में बात करें, जैसे परिशीलन हो गया, परिसर हो गया, परिगत हो गया, परिक्षेत्र हो गया, परिभ्रमण हो गया, ये सब परिक्रमा, ये सब परिक्रमा के समानार्थी शब्द, यानी एक ही प्रकार के शब्द जिनमें परि उपसर्ग होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले वाक्यांश को क्या कहते हैं। देखो, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले वाक्यांशों को क्या कहते हैं, इसमें बाद में जोड़ने वाली, ये शब्द पकड़िए, बाद में जोड़ने वाले वाक्यांशों को क्या कहते हैं। देखो, सर्वनाम, परसर्ग, संज्ञा और विशेषण, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कौन सा आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए, परसर्ग दे रहा है यहाँ पर, बाद में कौन, पहले कौन जुड़ता है, पहले उपसर्ग जुड़ता है और बाद में प्रत्यय जुड़ता है। अब जो बाद में जुड़ता है तो प्रत्यय क्या है, प्रत्यय का ही दूसरा नाम परसर्ग है। किसका, प्रत्यय के ही दूसरे नाम को परसर्ग कहते हैं। तो हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं, तो परसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। यानी 29 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर आ गया 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया। कैसे, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया। रेखांकित शब्द क्या है, यानी किसमें रेखांकित किया गया, ये सबसे पहले देखना है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है, अध, ये देखते हैं, इसके जस्ट ऊपर रेखांकित पद है अध। तो रेखांकित शब्द क्या है, रेखांकित शब्द पूछे यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है, अध। तो यहाँ पर पूछा गया कि अध क्या है, संज्ञा है, उपसर्ग है, अव्यय है और प्रत्यय है। तो क्या हो जाए, अध क्या हो जाएगा, अधमरा। जैसे मरा एक सार्थक शब्द निकल रहा है, अध धनमरा बराबर अधमरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अध क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग होगा, प्रत्यय होगा या परसर्ग होगा। देखो, उपसर्ग जो होगा
तो वो अलग हो गया। प्रत्यय और परसर्ग ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। प्रत्यय क्या ही दूसरा नाम परसर्ग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अध क्या है, अध यानी किसी शब्द के पहले जुड़ा है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो यानी 30 का बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, देखिए, उत से निर्मित शब्द है। यहाँ पर शब्द दे रहा है उत, इससे निर्मित शब्द पूछा गया। इससे निर्मित क्या होगा शब्द, यानी उत से निर्मित शब्द है अवकाश, उपकार, उच्चारण और अध्ययन है। यानी उत से निर्मित शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर, राइट आंसर क्या होगा, उत से निर्मित होगा उच्चारण, ना कि अवकाश, उपकार और अध्ययन, ठीक है ना। तो यहाँ अगर पूछ लिया जाता उच्चारण में कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहाँ पर उत उपसर्ग होगा। उच्चारण का उत उपसर्ग है, उत से ही उच्चारण शब्द बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 31 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है परा उपसर्ग का अर्थ है। यहाँ पर परा एक उपसर्ग है, इसका क्या अर्थ है। अब ठीक है ना, अब इसका अर्थ, परा एक उपसर्ग दे दिया, उसका पूछा गया है अर्थ क्या है, भीतर, उल्टा, बाहर और आसपास। तो यहाँ पर परा क्या है, परा का अर्थ होगा उल्टा, ठीक है ना, क्या होगा, उल्टा होगा। यहाँ पर परा का अर्थ होगा उल्टा, यानी 32 का बी आंसर इज द राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, देखिए, उपसर्ग को कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वहाँ पर अभी आया था प्रत्यय, तो प्रत्यय को क्या कहते थे, परसर्ग कहते थे। अब पूछा है उपसर्ग को कहते हैं। उपसर्ग को क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं, शब्द कहते हैं और पद कहते हैं। उपसर्ग की मैंने परिभाषा बताई थी, शब्दांश के कहाँ पहले लगने वाले को उपसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग को कहते हैं, क्या हो जाएगा, उपसर्ग को क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। तो यानी 33 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 33 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है अधिमानता, क्या है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, ठीक है ना। इसका उपसर्ग बताओ। अब यहाँ पर देखिए कौन सा उपसर्ग है, आ, अध, अधि और ता, किसमें, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताओ। यानी अधिमानता का संधि विच्छेद कर लो, संधि विच्छेद में जो लास्ट में मूल शब्द बचे उसके जो पहले लगा होगा वही इसका उपसर्ग होगा। तो यहाँ पर अधि धन मानता, तो यहाँ पर 34 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी 34 का सी इज द राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर नहीं आ पाया है, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 को बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 है, यानी कुछ क्वेश्चन इसके कट गए हैं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 32, अरे नहीं 35 कट गया, क्वेश्चन नंबर 36 आ गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को ही देख लेते हैं। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये एक शब्द दे रहा है, वो कौन सा शब्द है, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, असुरक्षित में आ हो जाएगा, सु हो जाएगा, आ धन सु हो जाएगा और इत हो जाएगा। देखो जैसे अ उपसर्ग बात करते हैं जी की आ, अब बात करते हैं जी सुरक्षित की, आ धन सुरक्षित, तो ये क्या हो जाएगा, असुरक्षित, ठीक है ना। तो यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाए, आ धन सु, यानी इन ये दोनों उपसर्ग हो जाएं किसके, असुरक्षित में, ठीक है ना। असुरक्षित में अ और ध, किसी भी शब्द में दो या दो से अधिक उपसर्ग और प्रत्यय हो सकते हैं। किसी भी शब्द में दो या दो से अधिक उपसर्ग या प्रत्यय हो सकते हैं, ये बिल्कुल निश्चित है, ठीक है ना। यानी 36 का सी इज द
राइट आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। यानी ये 4 शब्द दिए गए हैं, उसमें पूछा गया इन 4 शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। वो 4 शब्द कौन कौन से हैं, अपवाद हो गया, पराजय हो गया, प्रभाव हो गया और ओढ़ना हो गया। यहाँ पर जिसका मूल अर्थ नहीं निकले, मूल शब्द संधि विच्छेद के बाद मूल शब्द नहीं बचेगा, तो उसका उपसर्ग नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपवाद, पराजय, प्रभाव, यानी इसका भी है सही, ये भी सही, ये सही, यानी ओढ़ना। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा, यानी ओढ़ना। अब देखो, ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है। यह ओढ़ना, करना, खाना, पीना, ये क्या है, ये सब क्रिया है, ये यानी किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर किसमें उपसर्ग नहीं है, ओढ़ना में ये एक क्रिया हो जाएगी। ठीक ना, यानी 37 का डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 लिखा है उपसर्ग का प्रयोग होता है। यानी उपसर्ग जो है उसका प्रयोग कहाँ पर होता है, शब्द के आदि में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में और इनमें से कोई नहीं। शब्द के आदि मतलब पहले, यानी शब्द के पहले किसका प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। शब्द के मध्य में बिल्कुल नहीं। शब्द के अंत में, शब्द के अंत में तो किसका प्रत्यय प्रयोग होता है, प्रत्यय का। इनमें से कोई नहीं, ये कोई मतलब नहीं है, तो शब्द के आदि में इसका प्रयोग होता है। यानी 38 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। यानी उत्कर्ण, यानी ये एक शब्द है, कौन सा, उत्कर्ण है। ठीक है ना। उत्कर्ण शब्द में सही प्रत्यय कौन सा है, यानी उत, उद, उत धन कर्ण, यानी इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उत धन कर्ण। यानी ये कर्ण एक मूल शब्द है, मूल शब्द के पहले होगा उसको क्या कहेंगे, उसको ही उपसर्ग कहेंगे ना। तो यहाँ पर क्या है, उत है, यानी ता आधा है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर हलंत लगा, उत धन कर्ण। तो यहाँ पर उत किस में है, यानी ए इज द राइट आंसर, यानी ए में ही उत है। तो यानी 39 का ए इज द राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, यानी इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन 40 देखते हैं। क्वेश्चन उसका ये भी क्वेश्चन 39 ही है। यानी इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर कौन सा छूट गया, क्वेश्चन नंबर 40 छूट गया है और क्वेश्चन नंबर शायद 35 छूट गया है। यानी 2 क्वेश्चन इसमें छूट गए हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन अगली स्लाइड में ले लिए जाएंगे और ये यहाँ पर यानी दूसरी क्लास समाप्त होती है। यानी ये सभी देखिए, ये जैसे 39 नंबर क्वेश्चन हो गए, ये कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव परीक्षा यानी 24/1/2016 को यानी ये सवाल आया था। ठीक है ना। तो यानी ये सभी सवाल किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, इस वजह, और ये मैं जो बुक करवा रहा हूँ, ये थंबनेल में आप देख ही रहे होंगे कि कौन सी बुक हो रही है। यूपी उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी की जो बुक थी हिंदी परीक्षण की, उसको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त होती है। इसमें क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 35 2 क्वेश्चन रह गए, तो वो मैं अगली क्लास में ले लूँगा। ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।